नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम आपके लिए लाते हैं ताकि आपकी हेल्प कर सके बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करने में, साथ ही अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। किसी भी कदम पर आपको हमारे एक्सपर्ट्स की मदद चाहिए, योर मनी उसी के लिए तैयार है। आप अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए तरीका बेहद आसान है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, आप देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्क योर मनी लिखकर। तो ये तो रहा तरीका पार्टिसिपेट करने का। आज हमारे साथ है आप किसी भी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मनी फ्रेंड के को फाउंडर और सीईओ मोहित गैंग। मोहित, नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज तो अगेन ढेर सारी हमें मिली हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर किसी का लॉन्ग टर्म विजन है 5, 10 या 15 ईयर्स का, तो किस तरीके का फंड सिलेक्शन करना चाहिए अलग अलग टाइम होराइजन के बेसिस पे। किस तरीके के फंड्स वेरी कर सकते हैं अलग अलग टाइम होराइजन के पर्सपेक्टिव से। तो बताइए, पहले तो इनफैक्ट ये बताइए कि अगर किसी का अलग अलग सालों का नज़रिया है तो क्या इस केस में फंड चॉइस वेरी कर सकती है या फिर नहीं, और अगर हाँ तो फॉर इंस्टेंस 5 ईयर्स, 10 ईयर्स या 15 ईयर्स का कोई पर्सपेक्टिव लेके चल रहा है तो क्या सजेशन आपके होंगे? जी दीपाली जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो में बुलाने के लिए। तो देखिए, अगर आप एक निवेशक है और आपका नज़रिया 5, 10, 15 या फिर और भी लंबी अवधि का है, तो आपको कुछ हद तक अपने पोर्टफोलियो को उसके हिसाब से अलाइन करना पड़ेगा। जितनी आपकी समय अवधि है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे पोर्टफोलियो एक ही ढर्रे पर, एक ही पैटर्न पर चले। उनमें कुछ समय के साथ-साथ बदलाव की आवश्यकता होती है, और जब आप प्लानिंग के स्टेज पर होते हैं, तब भी आपको अपने जो लक्ष्य हैं, फाइनेंशियल जो गोल्स हैं आपके, वो किस अवधि पर आने वाले हैं, उसके हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो को संभाल कर या फिर उसे वैसा स्वरूप देना पड़ता है। तो देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं, तो अगर आपकी अवधि जितनी छोटी होगी, उतना ही आपका पोर्टफोलियो कम रिस्की एसेट्स में जाएगा। यानी आप इक्विटी की मात्रा को या तो कम करेंगे या इक्विटी में थोड़ा सा कंजर्वेटिव स्वरूप लेंगे। जितनी आपकी समय अवधि लंबी है, 15 साल, 20 साल, आप उतना ही अग्रेसिव पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। आप उतना ही अग्रेसिव इक्विटी एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, बिकॉज एक लंबी अवधि में आप वोलेटिलिटी को इवन आउट कर देंगे। तो यहाँ पर बहुत आवश्यक बात ये होती है कि सभी निवेशक अपने समय अवधि को एकदम अच्छी तरह से माप कर उसके हिसाब से ही अपने पोर्टफोलियो की चाल को निर्धारित करें। जैसा कि आपका सवाल था, 5 साल, 10 साल और 15 साल, इन तीन पोर्टफोलियोज को अगर मैं देखूं, और यहाँ पर मेरा जो मूल अजम्पशन है दीपाली जी, वो ये है कि इक्विटी में ही निवेश कर रहे हैं हम सारे स्कीम्स, और आपका जो एसेट एलोकेशन है इक्विटी और डेट का, वो ऑलरेडी निवेशक अपने स्टेज पर कर चुके हैं। तो अगर मैं एक इक्विटी पोर्टफोलियो बनाऊंगा 5 साल का, तो वहां पर मैं थोड़ा सा एक इक्विटी में कंजर्वेटिव चाल चलूंगा। तो आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी इंडेक्स फंड, जो कि एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है, उसे मैं हर अवधि के पोर्टफोलियो में शामिल करूंगा। एक फ्लेक्सी कैप फंड और एक मल्टी कैप फंड। तो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप आपको लार्ज, मिड और स्मॉल का एक अच्छा समन्वय बनाकर आपके पोर्टफोलियो में मिक्सचर जिसे बोलते हैं वो देंगे। तो यहाँ पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और निपॉन मल्टी कैप फंड, दो फंड मैं हाइब्रिड कैटेगरी के लूंगा यहाँ पर, बिकॉज आपकी अवधि 5 साल की है और इसमें इक्विटी थोड़ी सी वोलेटाइल हो सकती है। तो यहाँ पर दो हाइब्रिड फंड्स हैं। एक है बैलेंस एडवांटेज फंड, ईडलवाइज का बैलेंस एडवांटेज, और एक है मल्टी एसेट फंड, प्रू आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड। तो ये तो हो गया 5 साल की अवधि का पोर्टफोलियो। अब अगर मुझे इसी पोर्टफोलियो को 10 साल के लिहाज से ट्वीक करना है, तो मैं यहां पर दो चेंजेस करूंगा। जो मैंने हाइब्रिड कैटेगरी ली थी, उसे मैं निकालकर उसे मैं प्योर इक्विटी में कन्वर्ट कर दूंगा। बाकी के जो मेरे दो फंड थे, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, वो वैसे ही रहेंगे। और निपॉन इंडिया मल्टी कैप भी वैसे ही रहेगा। हाइब्रिड की जगह मैं टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड, जो कि एक लार्ज प्लस मिड कैप कैटेगरी का फंड है, और एक प्रू आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। चूंकि आपकी अवधि 10 साल की है, आप एक थोड़ा सा अग्रेसिव एलोकेशन कर सकते हैं। 15 साल का अगर मुझे पोर्टफोलियो बनाना है, तो यहां पर मैंने अपने सिलेक्शन को थोड़ा और चेंज किया है। यहां पर मैंने पैसिव्स पे ज्यादा फोकस किया है एक्टिव की बजाय, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दीपाली जी कि आने वाले 15-20 सालों के अंदर, जैसे जैसे भारतीय इकोनॉमी मैच्योर होती जाएगी, भारतीय मार्केट मैच्योर होते जाएंगे, एक्टिव का प्रदर्शन थोड़ा कम होता जाएगा और पैसिव्स की जो
क्या बोलते हैं मार्केट साइज है वो बढ़ती जाएगी अपनी कंट्री में। तो यहाँ पर मैंने प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड तो रखा ही है लार्ज कैप में। यहाँ पर मैंने दो नए फंड्स का चुनाव किया है जो कि फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड्स हैं। एक है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड और दूसरा है डीएसपी निफ्टी 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। तो जो डीएसपी का फंड है वो मिड कैप में 50 टॉप स्टॉक्स को क्वालिटी के फिल्टर पर फिल्टर करता है और वो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में आएंगे। और जो यूटीआई वाला फंड है वो मोमेंटम के लिहाज से निफ्टी के टॉप 200 स्टॉक में से 30 स्टॉक्स का सिलेक्शन करता है। और बाकी के जो दो स्कीम्स रहेंगे वो सेम रहेंगे, टाटा लार्ज एंड मिड कैप और प्रू आईसीआईसीआई स्मॉल कैप। तो इसे मैंने बहुत ही अग्रेसिव स्वरूप दिया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मिड और स्मॉल का जो क्वांटिटी या प्रपोर्शन है वो मैंने अग्रेसिवली बढ़ा दिया है 15 साल के लिहाज से। और उसमें भी मैंने फैक्टर बेस्ड इंडाइसेस का सिलेक्शन किया है। ओके, चलिए, तो ये आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से सलाह दी है मोहित ने, पोर्टफोलियो क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से, और फंड चॉइसेस के हिसाब से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। उस हिसाब से डेफिनेटली फंड चॉइसेस आपकी वेरी करनी चाहिए। उसी के पर्सपेक्टिव से ये डिस्कशन हुआ भी है। चलिए, लेकिन अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले कॉलर सुधीर हमारे साथ कनेक्टेड हैं लखनऊ से। सुधीर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। Namaskar, madam. Thank you so much for calling and taking up my question. I regularly watch your show. It's a very good show. Now let me start with I have already sent you my details of the investment. उसकी वैल्यू 23 लाख रुपए है और ये मैंने पिछले 5-6 साल में कोई फंड, एक फंड जो है वो 7 साल भी हो गया था, तो वो किया था, बीच में मैंने बंद कर दिया था, फिर मैंने स्टार्ट किया है और ज्यादा टाइम पे नहीं बंद था 5-6 महीने के लिए, उसके बाद ये नया किया है। तो अभी मैं सारे जो भी मेरे फंड्स हैं जिसकी 23 लाख की वैल्यू है वो अभी सब मैं होल्ड किए हुए हूँ, मैंने अभी रिडीम नहीं किया है। तो मुझे क्या करना चाहिए आगे, और मैं 2027 तक अभी इन्वेस्टमेंट करता रहूंगा। ओके, तो अगले 4 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है 4 to 5 ईयर्स मान लेते हैं। 18,500 रुपये महीने की SIP है और 23 लाख है पोर्टफोलियो की वैल्यू। अब जैसे इन्होंने बताया कि बच्चों के वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनकी एज पर ना जाते हुए इनके इन्वेस्टमेंट होराइजन पर ज़्यादा फोकस करते हैं और इसीलिए समझना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो में क्या कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। SBI कॉन्ट्रा है, SBI स्मॉल कैप, कैनरा बैंक ब्लू चिप इक्विटी और HDFC फ्लेक्सी कैप, 4 फंड्स हैं जहाँ पर ये 3,000 ईच डाल रहे हैं। साथ ही इनके पास है SBI लार्ज मिड कैप 2,500 रुपये महीना और कोटक इमर्जिंग इक्विटी 35 रुपये महीना। बताइए मोहित, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। जी दीपाली, तो देखिए सुधीर जी, सबसे पहली बात जो कि हमने अक्सर इस शो पर दोहराई है वो है कि आपने बहुत ज्यादा अपने पोर्टफोलियो को फैला दिया है। सुधीर जी, अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, अगर उसकी एनालॉजी लूं तो कोई भी अच्छी टीम बनाने के लिए आपको 10 या 11 खिलाड़ी बहुत हो गए, उससे ज्यादा की आपको आवश्यकता नहीं है। उससे ज्यादा अगर आप टीम में इकट्ठा करेंगे तो वो भीड़ बन जाती है, टीम नहीं बनती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि आप अपने 17 फंड का जो पोर्टफोलियो है उसे थोड़ा सा कम कीजिए। इसमें बहुत सारा रिपीटेशन है, बहुत सारा ओवरलैप है, बहुत सारे स्कीम सेम कैटेगरी के हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है आपको। तो उसे सबसे पहले कम कर कर आप 8 से 10 स्कीम के अंदर लेकर आइए। स्कीम का चुनाव ओवरऑल देखिए आपने कहीं गलती नहीं की है, स्कीम्स आपने काफी अच्छी चुनी है, बट जैसा मैंने बोला कि आपने रिपीटेशन काफी ले लिया है अपने पोर्टफोलियो में। तो हमने बारीकी से आपके पोर्टफोलियो को देखा है। यहाँ पर देखिए मेरी राय यह रहेगी कि अगर मैं आपकी सारी स्कीम्स को एक एक पैटर्न में रखूं जहां पर आपकी SIP भी चल रही है और आपका एक मुश्त निवेश भी हो रखा है, तो उसमें मैं कुछ इस लिहाज से आपके पोर्टफोलियो को ट्वीक करूंगा। आप कैनरा रोबेको लार्ज कैप कैटेगरी में इस फंड को आप कंटिन्यू करिए। फ्लेक्सी कैप या डाइवर्सिफाइड कैटेगरी जिसे मैं बोलता हूं, जिसमें मैं फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, फोकस्ड और लार्ज एंड मिड कैप इन सबको एक साथ में शामिल करूंगा। इस कैटेगरी के अंदर में आप HDFC फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये दो स्कीम्स को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इन्हीं में आप अपना SIP भी कीजिए। उसके बाद मिराय एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप, ये बहुत ही अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाला शानदार फंड है, तो इसे आप कंटिन्यू करिए। ये लार्ज प्लस मिड में आ जाता है, तो इसे भी डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में डाल देंगे। तो इस कैटेगरी में आपके 3 स्कीम्स हो गए। मिड कैप कैटेगरी में आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी को कंटिन्यू कर सकते हैं, ये आपको मिड कैप का एक अच्छा एक्सपोजर दे देगा।
स्मॉल कैप कैटेगरी में मैं 2 स्कीम्स का चुनाव करूंगा आप ही के पोर्टफोलियो में से। डीएसपी स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप दोनों ही बहुत ही शानदार और बेहतरीन स्कीम्स हैं। बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, लॉन्ग लास्टिंग स्कीम्स हैं, आप इन्हें शामिल कर सकते हैं। ईएलएसएस मैं मानता हूं कि जब आपने अपने पोर्टफोलियो में ले रखा है तो शायद आप एटीसी के लिहाज से इसे करते हैं, तो वहां पर आप मिराई एसेट टैक्स सेवर जो कि आपके पोर्टफोलियो में है उसी को कंटिन्यू कीजिए। उसी में जब आपको जरूरत हो, जितनी आवश्यकता हो, उतना इन्वेस्टमेंट अपना निवेश कीजिए। और एक हाइब्रिड फंड एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड जो कि आपके पोर्टफोलियो में है। तो ये कुल मिलाकर 9 स्कीम्स हो गई सुधीर जी। आप अपने पोर्टफोलियो को इन कैटेगरीज में कंसोलिडेट कर दीजिए, इन्हीं में अपने सिप को बढ़ाइए, इन्हीं में अपने सिप को चलाइए। इसी में हो सके तो धीरे धीरे करके लमसम को भी कंसोलिडेट कीजिए। बहुत ज्यादा भीड़ करने की जरूरत नहीं है। इन सारी स्कीम्स में आपको सारे ही कैटेगराइजेशंस का एक्सपोजर मिल जाएगा, आपके पोर्टफोलियो में ओवरलैप भी खत्म हो जाएगा और आपको ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाएगा। कभी अगर आपको लगता है कि एक स्कीम बढ़ानी है तो आप एक पैसिव फंड का चुनाव अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हो और यहां पर आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर कर पोर्टफोलियो को साइज को 10 स्कीम तक ले जा सकते हैं। उससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो ये मेरी राय रहेगी आपके पोर्टफोलियो पर। चलिए, तो पोर्टफोलियो के हिसाब से चेंजेस आपको बताए गए हैं, उनको आप फॉलो कीजिए और इन्वेस्टेड रहिए। ऋषभ हैंगले और बैंगलोर से हमारे साथ, ऋषभ से बातचीत करते हैं। ऋषभ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, क्वेश्चन लेने के लिए जैसे कि मैंने अपना क्वेश्चन भेजा हुआ है कि उसमें मेरी बेटी के लिए 2 गोल्स हैं और दोनों जो एक तो उसकी एजुकेशन जिसकी एज अभी 3.5 साल रफली है और उसकी एजुकेशन जो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं 17 ईयर्स में मानूँ, 70 ईयर्स की उसकी एज जब होगी तब मैं से मानूँ और अगर उसकी शादी मान लीजिए मैं 25 की मानता हूँ तो उस हिसाब से मुझे दोनों गोल्स के लिए 1.25 करोड़ रुपए सेपरेटली चाहिए होंगे। तो मैंने दोनों के लिए उसकी एजुकेशन के लिए अभी तक मैंने एक्सेस स्मॉल कैप चुना हुआ है जिसमें अभी मैं 4.5 लाख कर चुका हूँ और जो उसकी शादी के लिए रफली मैंने 2.5 लाख कर रखा है जो मैंने मेरे एसेट मिड कैप ले रखा है। तो सिंस मेरा जो गोल है वो ये आपने लमसम डाला हुआ है, राइट? जी नहीं मतलब मैंने काइंड ऑफ लमसम मैम। और ये मैंने सिंस मेरा लॉन्ग टर्म गोल है और मेरा एनपीएस में सेपरेटली रहता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा लार्ज कैप में गया नहीं जानबूझ के और लॉन्ग टर्म गोल है और मैं रिस्क को समझता हूँ तो इसलिए मैंने जानबूझ के दोनों फंड चूज किए हैं। तो अभी कितना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करना चाहिए टू अचीव माय गोल्स एंड स्पेशली 1 or 2 years बिफोर इटसेल्फ फ्रॉम द रिक्वायर्ड टाइम, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन आना चाहिए। ओके, चलिए, तो इनको बेसिकली मान के ऐसे चल सकते हैं कि 12 साल और 20-22 साल ये 2 इनके इन्वेस्टमेंट होराइजन्स हैं और जैसे इन्होंने बताया कि 1.25 करोड़ की राशि इनको चाहिए होगी 12 साल बाद, उसके साथ ही 22 साल बाद डॉटर की एजुकेशन और उसके मैरिज पर्पस के लिए। फिलहाल लमसम डाला हुआ है मेरे एसेट मिड कैप में 2,24,000, एक्सिस स्मॉल कैप में 4.5 लाख। बताइए इनके लिए क्या सजेशन पोर्टफोलियो क्रिएट करें अपनी डॉटर के फ्यूचर प्लानिंग के लिए, तो कितनी इन्वेस्टमेंट इनको करनी पड़ेगी? जी ऋषभ जी, सबसे पहले बहुत बधाई आपको कि आप अभी से अपने बच्चे के भविष्य के लिए इतना सोच रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका गोल है एजुकेशन का, जिसके लिए अभी आपके पास में 12 साल की समय अवधि है, यहाँ पर 4.5 लाख की एकमुश्त राशि आपने ऑलरेडी निवेश कर रखी है। तो वो जो राशि है, अगर मैं 12% का एक अजम्पशन लेता हूँ मार्केट रिटर्न का, तो वो राशि बढ़कर कुछ 17.5 लाख हो जाएगी। इसके अलावा आपको अगर 1.25 करोड़ की रकम इकट्ठी करनी है तो इसके अलावा, इसके अतिरिक्त आपको 35,000 रुपए की मंथली एसआईपी और करनी पड़ेगी, ताकि ये कॉर्पस और जो आपकी एकमुश्त से इकट्ठा होने वाला कॉर्पस है वो दोनों मिलाकर आप 1.25 करोड़ के रकम पर पहुंच जाएंगे। तो ये तो हो गया 12 साल के लक्ष्य के हिसाब से, जो कि एजुकेशन का गोल है। जो आपका 21 साल का गोल है शादी का, उसके लिहाज से आपके पास में 2.5 लाख रुपए की एकमुश्त रकम ऑलरेडी जमा की हुई है। इसकी जो वैल्यू है 12% के लिहाज से कुछ 26 लाख हो जाएगी आज से 21 साल बाद। और यहाँ पर अगर आपको 1.25 करोड़ रुपए की दरकिरार है इकट्ठा करना है, तो आपको 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी और करनी पड़ेगी। तो वो 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी कुछ 1.13 करोड़ और आपका 26 लाख का दूसरा एकमुश्त से जो आएगा वो, ये मिलाकर आप 1.25 करोड़ की राशि पर आराम से पहुंच जाएंगे। चूंकि आपका दूसरा गोल 21 साल की अवधि पर है,
थोड़ा लंबी समय अवधि है आपके लिए, तो आपको वहां पर एसआईपी कम करने की जरूरत पड़ रही है। और जो 12 साल का गोल है वो एकदम नजदीक है, तो यहाँ पर आपको एसआईपी की रकम थोड़ी बड़ी रखनी पड़ेगी। मेरे मानना यह है कि आप दोनों ही गोल्स को हमेशा अलग रखिए, दोनों के लिए अलग अलग प्लानिंग चलाते रहिए। हो सकता है कि एक साथ में आप इतनी एसआईपी की रकम अगर नहीं भी करना चाहें, तो आप उसे धीरे धीरे बढ़ाइए, और जितनी करीबी तक आप इसको लेके जाएंगे, जितना ज्यादा आप एसआईपी की रकम को बढ़ाएंगे, उतना ही अच्छा आप एक कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। इसके साथ में मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा कि क्योंकि गर्ल चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि भी एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जो कि गवर्नमेंट चलाती है, जहां पर आपको एटीसी का बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आप करना चाहें तो ये भी आप अपनी बच्ची के लिए कर सकते हैं। 10 साल की उम्र से कम वाली बेटियों के लिए आपको ये स्कीम अलाउ करती है भारत सरकार, और यहाँ पर आपको करीब 8% की टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलता है। तो वो भी एक अच्छा लॉन्ग टर्म सेविंग ऑप्शन है। अगर आप कभी इकट्ठा करना चाहें, अपने पोर्टफोलियो में उसे शामिल करना चाहें, तो आप जरूर कर सकते हैं। तो ये मेरी राय रहेगी। उसके अलावा जहां पर आपके स्कीम्स की बात है, आपने एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप फंड का चुनाव कर रखा है। आपने खुद ने कहा कि आपके गोल लॉन्ग टर्म है और आप रिस्क को समझते हैं, इसलिए आपने अग्रेसिव पोर्टफोलियो ले रखा है। तो मेरे हिसाब से वो ठीक है, देखिए उसमें कोई गलत नहीं है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा जब आप एसआईपी की रकम को बढ़ाएंगे, तो पोर्टफोलियो को थोड़ा और डाइवर्सिफाई करिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा मिड और स्मॉल कैप ही अच्छा रिटर्न दे। हो सकता है हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है, बट आगे जाकर जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। थोड़ा सा लार्ज कैप और लार्ज प्लस मिड कैप कैटेगरी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए। लार्ज कैप में आप प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एंड लार्ज प्लस मिड कैप में आप टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो बढ़ी हुई जो एसआईपी की रकम है वो आप इन दो फंड्स में शुरू कीजिए। आप डेफिनेटली अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। दोनों गोल्स के हिसाब से बताया गया है कि क्या और कहाँ इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। रुकने के साथ एक ब्रेक ले, ब्रेक के पर कुछ और क्वेश्चन जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योमिनी मोहद्यांग हमारे साथ मौजूद है, मनी फ्रंट के सीईओ और को फाउंडर। लेते हैं कुछ और कॉलर्स अब। और एक ईमेल के थ्रू सवाल आया है तरुण का दिल्ली से। पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं 20 इयर्स के पर्सपेक्टिव से, शुरुआत करना चाहते हैं 20,000 पर मंथ के एसआईपी के साथ, जानना चाहते हैं किन फंड्स के साथ पोर्टफोलियो क्रिएट करें। तो बताइए क्या सजेशन के पोर्टफोलियो क्रिएशन को लेकर। माफ कीजिएगा, मैं म्यूट पे था। मोहित, सॉरी। आप प्लीज अनम्यूट हाँ जी। करके अपनी बात कहिए। हाँ जी। सो देखिए तरुण जी, आप 20 साल के लिहाज से 20,000 रुपए की एसआईपी करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छा टाइम होराइजन आपके पास में है। आप रकम भी काफी अच्छी एसआईपी के जरिए निवेश करना चाह रहे हैं। तो इसमें मैं एक 3 स्कीम का पोर्टफोलियो आपको देता हूँ। यहाँ पर आप एक लार्ज कैप फंड पैसिव कैटेगरी का अपने पोर्टफोलियो में लीजिए, प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। एक लार्ज प्लस मिड कैप कैटेगरी का फंड, टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड। और एक स्मॉल कैप फंड, प्रू आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड। 20,000 की रकम है, आप इसे 7,000, 7,000, 6,000 करके बांट सकते हैं। लार्ज कैप में 7, लार्ज प्लस मिड में 7 और स्मॉल कैप में 6,000 रुपए के लिहाज से आप अपने पोर्टफोलियो को स्प्लिट कीजिए और 20 साल तक इसे कंटिन्यू कीजिए। और अगर हो सके तो अपनी रकम को बढ़ाइए भी। काफी अच्छा कॉर्पस आप 20 साल में इकट्ठा कर पाएंगे। ओके, तो ये रहा सजेशन आपके लिए। आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इनफैक्ट फंड चॉइसेस पे आपकी स्क्रीन्स पर रहेंगी आपकी डिटेल्स के लिए। और आप इंडेक्स फंड, लार्ज मिड कैप, स्मॉल कैप, इन फंड्स के साथ एक एक्सपोजर ले सकते हैं, पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। चलिए लेंगे एक और सवाल। मनिंदर हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर सवाल पूछने के लिए। मनिंदर जी, मलविंदर माफ़ कीजिए। मलविंदर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया है अभी। हेलो। बताइए। मैंने म्यूचुअल फंड में हाँ, मेरे पास है एक एसबीआई का मैग्नम, जिसमें मैं 1500 की एसआईपी कर रहा हूँ जी। और एक है मेरे पास ओके निप्पॉन का स्मॉल कैप, जिसके अंदर मैं 2000 की एसआईपी कर रहा हूँ। और एक मेरे पास है एसबीआई के स्मॉल कैप, जिसके अंदर मैं 2000 की एसआईपी कर रहा हूँ। और एक कॉन्ट्रा फंड के अंदर 1000 की एसआईपी
और एक है, हाँ जी हाँ जी, पराग पारी फ्लेक्सी कैप। हाँ, आपके फंड की डिटेल्स हैं, आप बस ये बताइए आपका विजन क्या है, कितने समय में कितना टारगेट लेना चाहते हैं? मेरा 15 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है। ओके, 15 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 2500 रुपये महीना, पराग पारी फ्लेक्सी कैप में 1500 रुपये महीना, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप में 1000 ईच और एसबीआई स्मॉल कैप एसबीआई कॉन्ट्रा में भी 1000 ईच ही डाल रहे हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी दीपाली जी, तो देखिए मनमिंदर जी, 15 साल में 1 करोड़ के लक्ष्य के लिए आपको करीब 18,000 रुपए की मंथली एसआईपी करनी पड़ेगी। तो फिलहाल जो आपकी एसआईपी की रकम है वो 7,000 रुपए की है। तो इसे आपको बढ़ाना पड़ेगा। 18,000 तक कोशिश करिए कि आप इसे लेके जा पाए। अगर एकदम से नहीं भी बढ़ा सकते हैं तो धीरे धीरे करके सालाना इसमें इंक्रीमेंट करिए। और उसमें भी अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि खिंचाव है तो आप अपनी जो समय अवधि है उसे 15 से बढ़ाकर 20 कर दीजिए। आप आराम से अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये मनमिंदर जी, देखिए क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है। मैं उसी की एनालॉजी से आपको बताऊंगा कि आप अपनी टीम में हमेशा पिंच हिटर नहीं रख सकते हैं। आप सिर्फ हिटिंग करने वाले बल्लेबाज नहीं ले सकते हैं। आपको जो टीम को सहारा दे, संबल दे, जो संभल कर खेले, वैसे बल्लेबाज की आवश्यकता भी होती है। तो यहाँ पर आपका जो पोर्टफोलियो है वो सारे हिटर्स का पोर्टफोलियो है। तो आपको चाहिए कि यहाँ पर आप एक अच्छे ओपनिंग बल्लेबाज के हिसाब से एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो में डालिए। यहाँ पर आप प्रो आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का चुनाव कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि पोर्टफोलियो में आप बहुत छोटी छोटी रकम की एसआईपी मत करिए। जो आपकी एसबीआई कॉन्ट्रा की एसआईपी है उसे आप एसबीआई स्मॉल कैप में शिफ्ट कर दीजिए। आप एसबीआई स्मॉल कैप की एसआईपी को बढ़ा दीजिए। तो वहां पर आपका थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी हो जाएगा और ऑलमोस्ट आइडेंटिकल फ्लेवर है। क्योंकि आपके पास बहुत लंबी अवधि का पोर्टफोलियो है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा रिटर्न्स के अंदर भी। तो आप वहां थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी करिए और एसबीआई स्मॉल कैप में अपनी रकम को बढ़ा दीजिए। ओके, तो चलिए पोर्टफोलियो को लेकर सजेशन आपको दिया गया है, उसके हिसाब से आप रणनीति बना सकते हैं। थोड़े से चेंजेस भी आपको बताए गए हैं। क्विकली पूछ लेते हैं मोहित के टॉप 4 फंड्स। मोहित बताइए क्या है आपकी चॉइसेस? जी दीपाली जी, देखिए मैंने वैसे शो की शुरुआत में 5 साल, 10 साल और 15 साल के लिहाज से फंड्स दे दिए हैं। पर अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी एवरग्रीन चॉइसेस क्या रहेंगी इक्विटी में, तो वहां पर मेरा हमेशा से व्यू रहा है कि लार्ज कैप होना ही चाहिए किसी भी पोर्टफोलियो में। जैसे किसी भी टीम में एक अच्छे ओपनिंग बल्लेबाज का ये जो रूप होता है वो लार्ज कैप फंड का होता है किसी पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पर एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, उसमें दर्शक जो चाहे इंडेक्स फंड चुनाव कर सकते हैं। बस उसका ध्यान रखें कि थोड़ा एयूएम अच्छा हो फंड का और एक्सपेंस रेशियो कम हो। मेरी पसंद वैसे प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की है यहाँ पर। उसके बाद अगर आप मुझसे पूछें तो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड, वहां पर टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड मुझे काफी अच्छा लगता है। स्मॉल कैप कैटेगरी में प्रू आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड। इस फंड को चुनने का खास कारण यह है कि फंड की साइज अभी भी अनमैनेजेबल नहीं हुई है। ये 6,000 6,500 करोड़ का स्कीम है और इस कैटेगरी के हिसाब से साइज बहुत ही अच्छी है। तो मुझे वो काफी अच्छा लगता है। और इसके अलावा आप चाहें तो मल्टी कैप फंड ले सकते हैं निपॉन का, या फिर आप एक डीएसपी क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड जो है, एक फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड है मिड कैप क्षेत्र का, उसका चुनाव आप अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे टॉप 4 फंड्स मोहित की तरफ से, और रैशनल ने भी आपको बताया है क्यों पिक करना है। शुक्रिया मोहित शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।